नमस्कार बच्चों। चैप्टर 2 एसिड बेस एंड क्षार। इसको स्टार्ट करने से पहले आपको ब्रेक में जाना होगा, जिसमें आपको एसिड और बेस के बारे में पता होना चाहिए। एसिड क्या था जो आपको लगता है टेस्ट करते थे तो घटते थे, जैसे दही, इमली, ये आपने 6, 7, 8, 9 में पढ़े। अब हम इनका क्या करेंगे कि हम लैब में किस तरीके से एसिड को फाइंड आउट करेंगे कि ये पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिड है या एसिडिक नेचर का है या ये बेसिक नेचर का है। इसको पता करने के लिए आपके कोर्स में 3 चीज़ लिखी है। पहला लिटमस टेस्ट, दूसरा आपको एक्सपेरिमेंटल, थर्ड वन जो आपको उसका एप्लीकेशंस बेस कर रखा है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसके लिटमस टेस्ट। लिटमस बनता कैसे है? लिटमस बनता है लाइकेन से, ठीक है ना। नेचुरल लिटमस पेपर लाइकेन से बनता है, ठीक है ना। एल्गी एंड फंगस मिलकर लाइकेंस होते हैं, और लाइकेंस जो होता है पेड़ों की छाल पे, और वो पेड़ों की छाल पे जो बनता है उसके 2 कलर है। एक तो ब्लू कलर है तो उसको बोलेंगे ब्लू लिटमस पेपर। ये कलर देखिएगा, अगर ब्लू कलर है तो ब्लू लिटमस पेपर है, और अगर इसका रेड कलर है तो वो रेड लिटमस पेपर है। ये हल्का सा रेड दिख रहा है तो रेड लिटमस पेपर, ब्लू है तो ब्लू लिटमस पेपर। ऐसे पैकेट्स में आते हैं। ये मॉइस्चर से इनको बताना होता है, अदरवाइज इनकी जो फंक्शनिंग है वो उसका इफेक्ट पड़ता है। मॉइस्चर जितना ज़्यादा होगा फिर तो वो अपना इफेक्ट दिखाएगा ही नहीं। थर्ड वन और होता है हमारे पास, जिसका नाम है यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। ये भी लिटमस पेपर ही होता है, बस ये है कि एक अलग से केमिकल बनाया गया है, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसको क्या किया जाता है कि आपको ब्लोटिंग पेपर पर डाल दीजिए, जैसे मान लो ये वाला पेपर है, इस पर डाल दीजिए। अगर ये ब्लोट कर जाएगा तो वो ऐसा पेपर बन जाएगा। तो हमारे पास रेडीमेड भी है जो कि इस तरीके के हैं, जो हमने यहाँ लगाए। अब हमने इन 3 तरह के पेपर्स को इस तरीके से अटैच किया है। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग एसिड्स, पहले मैं एक ही एसिड, जैसे मेरे पास हमने अभी सबसे पहले लिया है कंसंट्रेट H2SO4, ये अच्छा वाला एसिड है। तो हम इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे सब पे, मतलब इसमें मैंने टोटल 6 लीफ लगाई है। 3 लीफ पे एसिड डालेंगे और 3 लीफ पे आप बेस डालेंगे। उसके बाद देखेंगे इसमें कलर चेंज कैसा होता है। ये मैंने बेस दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसको करने के बाद में सबसे पहले मैं एसिड का टेस्ट करता हूँ। एसिड के टेस्ट में करना क्या है, ऐसे ड्रॉपर से लेना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में जैसे मैं नज़दीक आ रहा हूँ ताकि आपको इजीली दिखे, मैं ड्रॉप बाय ड्रॉप डालूंगा। इसके ऊपर एक ड्रॉप डाल देता हूँ, ये मैंने एक ड्रॉप डाल दिया। ये देखिए आप, ड्रॉप डालते ही देखो उसका कलर हो गया रेड, ठीक है ना। ब्लू लिटमस को रेड कर देता है वो एसिड होता है। अब तक आपने पढ़ा है कि एसिड जो खट्टे होते हैं, है ना, जो कोरोजी नेचर के होते हैं, है ना, ये पढ़ा था। अब आप एक्सपेरिमेंटल पढ़ेंगे, जो लिटमस पेपर को ब्लू को रेड कर दे वो एसिड है। जैसे मान लो रेड वाले पे क्या इफेक्ट है, देखिए यहाँ मैंने डाला, देखो कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा है, कोई कलर चेंज नहीं है, ठीक है ना। जैसे ये ऐसा ही ड्रॉप मैंने ब्लू पे डाला था तो वो देखो ब्लू को रेड कर दिया, पर रेड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। देखो मैं डबल ड्रॉप डाल रहा हूँ तो भी कोई चेंज नहीं आ रहा है। इट मीन्स रेड लिटमस पे कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है, और ब्लू को इन्होंने रेड कर दिया है। इसी तरीके से यूनिवर्सल में क्या होगा, यूनिवर्सल पे डाल के देखते हैं। ये देखिए यूनिवर्सल कोड पे अगर आपने कंसंट्रेट H2SO4 डाला तो इस तरीके से कलर चेंज हुए। ये मैंने तीनों ही एसिड डाले हैं, ठीक है ना, और 3 अलग अलग लिटमस पेपर पे उनके कलर चेंजिंग आपने देखा है। अब मैं इसकी एसिड की जगह अब आप ले रहा हूँ मैं बेस, मतलब अब जो रिमेनिंग जो 3 हो गए हैं इनके ऊपर आपको पहले ये चीज़ समझ लीजिए कि एसिड और बेस को कैसे पता करेंगे। उसके लिए मैं फॉर्मूला भी लिख के लाया हूँ। इससे पहले बेस डाल के बताता हूँ। देखो बेस में डाल रहा हूँ अब इस पे, किस पे, ब्लू पे। देखो कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है, देखिए ब्लू पे डाला ना मैंने, कोई इफेक्ट नहीं हुआ, देखो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। पर जैसे मैं रेड पे डालूंगा तो क्या होगा, ये देखिए डालते ही कलर चेंज हो गया। कितना फास्ट इसमें बेसिक नेचर है इसका। तो बेस किसे कहेंगे, जो रेड लिटमस को ब्लू कर दे वो बेस है। समझ रहे हो, ब्लू को कुछ भी चेंज नहीं किया है, रेड लिटमस को ब्लू कर दिया है। तीसरा यूनिवर्सल पेपर पे भी डाल के देखा है ना, ये देखिए, ओहो कितना अच्छा, थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा डल गया तो कितना शार्प कलर आया,
अब आप इसको क्या करेंगे, आप इसको कंपेयर करेंगे किससे, इससे, कि इसमें जो कलर्स दे रखे हैं कलर को आपने इसमें मैच करवाया और उसके बाद में देखा कि भैया ये कौन सा कलर है, कलर देखा तो आपने सेकंड मतलब फर्स्ट वाला ही दिख रहा है, तो ये 10 pH वाला है इधर वाला, ये 10 pH, और ये वाला ये लगभग आपको लग रहा है कि 2 और 4 के बीच में तो 3 pH वाला आ रहा है। तो एसिड तो है 3 pH का, ये है 10.5 pH का। तो ये जो चीज़ है पेपर्स pH बता रहे हैं। pH क्या होता है, pH मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, और हाइड्रोजन आयंस के रिस्पेक्ट में हमको पता करना है कि ये एसिड है या बेस है। ठीक है, इसको जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं अगर मान लो कि pH का ही बात करता हूँ, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन माइनस लॉग ऑफ एच आयन, जैसा वो लिखते हैं ना, इसका फॉर्मूला है pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच आयन। तो वहाँ लॉगरिथम निकालते हैं, उसको निकालने के बाद में pH आता है। pH की जो अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे, इसकी जो नंबरिंग होती है वो 0 से लेकर कितनी होती है 14 तक होती है, और उसके जस्ट पास वाला 7। अगर हम इसको तो हम बोलते हैं न्यूट्रल, ठीक है, और न्यूट्रल से जैसे जैसे आप मूव करोगे लेफ्ट की तरफ, इसका मतलब है कि यहां पर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। इसका मतलब है कि एसिडिक नेचर, एसिडिक जो नेचर है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। कब होगा, जब आप 7 से इधर जा रहे हैं। कोई बच्चा कहेगा नहीं मैं तो 14 से जा रहा हूं, कोई बात नहीं, यहां से उधर जाओगे तो भी एसिडिक नेचर इंक्रीज ही माना जाएगा। मतलब आप यहां से आओ या यहां से आओ एक ही बात है। इधर अगर आपने, मैं इसको राइट मान लूं, अगर मैं राइट टू लेफ्ट जाता हूं इट मींस एसिडिक नेचर बढ़ रहा है। ये किससे पता चला है, ये आपको पता चला है पीएच स्केल से। ये पीएच स्केल कितना होता है 0 से लेकर 14 तक। पीएच का फॉर्मूला ही क्या होता है, पीएच का फॉर्मूला होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के पावर 10 H प्लस आयन। ये बेस ले नहीं होता है, वैसे तो लॉगरिथम निकालते हैं H प्लस आयन, और H प्लस आयन डिसाइड करता है एसिडिक नेचर को। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि HCl, इसमें से क्या होगा ब्रेक होकर क्या बनेगा H प्लस और Cl माइनस। इट मींस ये जो H प्लस है ये एसिडिक नेचर को डिसाइड करता है। इसी जगह मैं ले लूं H2SO4, तो क्या होगा H2SO4 से 2H प्लस, मतलब हाइड्रोजन आयन डबल हो गए, और दूसरा क्या बनेगा SO4 2 माइनस। ठीक है, तो ये जो नंबरिंग है मतलब यहाँ है 1H प्लस, H2SO4 से निकले 2H प्लस। ऐसे और आगे भी बढ़ेंगे हम, किसी में 3H प्लस निकलेंगे, किसी में 4H प्लस। तो H प्लस के नंबरिंग से डिसाइड होगा कि वो कितना अच्छा एसिडिक है ना। मतलब ये भी अच्छा एसिडिक है, पर इससे भी अच्छा एसिडिक H2SO4, इसको भी हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, पर ये स्ट्रॉन्ग से भी डबल पावर इसका है H2SO4 है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन वहां डबल है, और ये जितने हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे उस केस में उसका इफेक्ट भी उतना ही ज्यादा होगा। इसी तरीके से आप बोलोगे नहीं था, ये तो आपने बता दिया एसिड का, तो बेस का भी होता है क्या, हाँ होता है। जैसे मैंने लिया NaOH, ये बेस क्यों है, क्यों, क्योंकि ये एक तो देता है Na प्लस और दूसरा देता है OH माइनस आयन। ये जो OH माइनस आयन जो देता है वो बेसिक नेचर वाला है। OH आयन देने वाले सारे बेस होते हैं, जितने ज्यादा OH आयन देगा वो उतना ही अच्छा बेस कराएगा। जैसा कि एसिड में बोला गया जितने ज्यादा H प्लस आयन होंगे वो उतना ही अच्छा एसिडिक, तो यहाँ जितना ज्यादा OH आयन देगा वो उतना ही अच्छा बेसिक। अब इसका जस्ट अपोजिट में कैसे मानूंगा, अगर मान लो मैं इधर से कहूंगा कि लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो क्या हो रहा है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, और यहाँ क्या होगा 14 पे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, 14 वाला क्या होगा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। अभी आया 10.5 वाला, तो वो भी अच्छा एसिड अच्छा बेस है। क्यों, क्योंकि लगभग इतने यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं कहूँ कि 10 वाला ज्यादा अच्छा है कि 12 वाला, तो 12 वाला ज्यादा अच्छा बेस है 10 से। 10 वाला अच्छा है या 8 वाला,
तो 8 वाला वीक बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस, और 12 वाला स्ट्रॉन्गेस्ट, ये हाईली स्ट्रॉन्गेस्ट। इट मींस जैसा जैसा आप इधर जाओगे क्या बढ़ेगा, बेसिक नेचर बढ़ेगा, बेसिक नेचर इंक्रीजेस। इट मींस यहां से इधर जाओगे एसिडिक नेचर बढ़ेगा, और जीरो से इधर आओगे बेसिक नेचर बढ़ेगा। तो इन्होंने एक चीज मान लिया कि जो 7 है, जो जस्ट एकदम बिटवीन है, वहां कोई होगा तो वो न्यूट्रल होगा। जैसे हम आपके इसमें बुक में दे रखी है, पूरी एक टेबल दे रखी है जिसमें दे रखा है कि देखो ब्लड का कितना होता है, ठीक है ना। आपके जो वो करते हैं, पानी लेते हैं, कोको कोला पीते हैं, इन सब का आपको दे रखा है। पेज नंबर देखिए, एसिड बेस में पेज नंबर 26 पे दे रखी है पूरी इस तरीके की। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर का दे रखा है, लेकिन ये है तो पीएच स्केल जैसा है ना, ठीक है ना। इस जगह क्या लिख रखा है, इस जगह लिख रखा है कि अगर किसी का 1 है, गैस्ट्रिक जूस 1.2 हाईली एसिडिक, लेमन 2.2 ये भी अच्छा वाला एसिड है, प्योर वाटर का होता है 7। प्योर वाटर भी कौन सा वाला पानी, जो से वालों में बॉईल कर रहा हूँ, बॉईल करने के बाद वेपर बन रहा है, वेपर बनने के बाद आपने उसको कलेक्ट किया ठंडा करके, ठंडा करने के बाद जैसे मान लो मैंने इसमें गर्म किया, गर्म करने के बाद जो वेपर बन के आया है इसमें, जैसे यहाँ से कलेक्ट होकर आया, तो वो प्योर वाटर। ये नहीं है कि मैं टेप वाटर जो ले रहा हूँ ये प्योर वाटर, जो ये वाटर लिया है मैंने इसमें, ये टेप वाटर तो है लेकिन ये इम्प्योर है, क्योंकि इसमें क्या है, कुछ इम्प्योरिटीज है, सोल्ट घुले हुए, कुछ मतलब जैसे एसिड रेन होती है तो एसिड आया नहीं आया पानी में, तो वो प्योर कैसे हो गया। जैसे पानी से जो आता है वो प्योर नहीं है। प्योर वाटर 7 वाला होगा, लेकिन वो बनेगा कैसे, ऐसे गर्म करिए, पानी लीजिए, गर्म कीजिए, वेपर बनकर आएगा, वो प्योर वाटर, इसका होगा 7, ठीक है। इसके बाद ब्लड, हमारा बॉडी का ब्लड का कितना होता है 7.4। कभी देखा आपने, हल्का सा टेस्ट करते हैं तो वो हल्का सा आपको कैसा लगेगा, बीटर लगेगा। अब तक आपने क्या पढ़ा, जो बीटर होता है वो बेस होता है, तो हल्का बीटर मतलब थोड़ा सा वीक बेस, अच्छा वाला बीटर इट मीन अच्छा वाला बेस, बहुत ही ज्यादा बीटर तो बहुत ही अच्छा वाला बेस, बहुत अच्छा बहुत खट्टा बहुत अच्छा एसिड, बहुत कड़वा मतलब हाई बीटर, बहुत अच्छा बेस। तो आपको एक तो प्रैक्टिकली भी आपके घर पे आपको पता होगा, आपने पता है खट्टेपन और बीटरपन से, और बीटर नेचर जितना ज्यादा बेस इतना, खट्टापन जितना ज्यादा उतना एसिड। ये तो आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज है घर वाला, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या पता करना है कि लिटमस कितना अच्छा बेस किया है ना। अगर यहाँ पे कोई और बेस लेता तो वो कम करता, तो इसका मतलब वो उतना कम बेस, ठीक है ना। तो आपको 3 तरह के पेपर से इसको आपको बताया। अब आपको याद करना समझाना होगा, क्योंकि ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि याद ही नहीं होता बच्चों को। मैं आपको इस तरीके से याद करवाता हूँ। जो एसिड होता है इसको मैंने अनिल फॉर्मूले से किया है, अनिल। अनिल तो वो सिंपल सा है, आपके घर के आसपास भी हो सकता है, कुछ बच्चों का नेम होगा। ए फॉर अम्ल, हिंदी पढ़ा रहे हैं लेकिन हिंदी वो लिख रहे हैं, लेकिन ये इजीली मतलब इजीएस्ट मेथड लगा मुझे। नी फॉर नीला, ले फॉर लाल। अब आप इसकी इंग्लिश आप कर लीजिए। तो एसिड को अम्ल बोलते हैं तो यहाँ एसिड लिखा है, ब्लू को आप नीला बोलते हो तो ब्लू, रेड लाल। अब आ जाइए फिर इंग्लिश में, एसिड वो है जो ब्लू लिटमस को रेड करे। देखो अभी मैंने बताया था ना, यहाँ पे मैंने ब्लू लिटमस पे एसिड डाला था तो ये देखो रेड हो गया, ठीक है ना। यहाँ एसिड डाला था कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो मतलब एसिड वो है जो ब्लू लिटमस को रेड करे, ठीक है। तो एसिड वो है ब्लू लिटमस को रेड करे, कितना आसानी से एनिल फॉर्मूले से याद हो गया। अच्छा, इसका जस्ट अपोजिट कोई कहीं बेस कैसे याद करेंगे, एसिड का जस्ट अपोजिट बेस, ब्लू का जस्ट अपोजिट रेड, और रेड का जस्ट अपोजिट ब्लू। इस तरीके से हमने याद किया कि बेस वो है जो रेड लिटमस को ब्लू करे, कितना आसान है। इस तरीके से आपने क्या याद किया कि एसिड बेस को याद करना है। दूसरा तरीका बताता हूँ आपको। अब मैंने हर जगह NaOH कैसा लिया बताइए, NaOH ऐसा लिया लिक्विड जैसा, पर ये क्या ऐसा ही होता है?
ये NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ये ऐसा नहीं होता है, ये होता है सॉलिड फॉर्म में, ठीक है ना, ये ऐसे डिब्बे में बना होता है। और इसके बाद में हम इसको क्या करते हैं, सॉल्यूशन में बनाते हैं। ऐसे पैलेट्स होते हैं इसके, इसको बोलते हैं सोडियम पैलेट्स। इसको पानी में डालते हैं तो एक आपको हर जगह आपको AQ दिखाई देगा। ये AQ क्या है, ये AQ देखो, ये AQ लिखा है। ये AQ क्या है कि सॉलिड को अगर मैं जब वाटर में घोलूंगा तो जैसे एक्चुअल में क्या होता है कि आयंस का फ्री होना जरूरी है। आयंस के फ्री होने के लिए उसको वाटर में डिसॉल्व करना जरूरी है। तो जब हम पानी में घोलते हैं तब उसको बोलते हैं हम एक्वस सॉल्यूशन। और एक्वस ही क्यों बोला, क्योंकि एक्वा का मीनिंग ही होता है वाटर, इट मींस सॉल्यूशन इन वाटर, ठीक है। तो सॉल्यूशन इन वाटर, इसको आपको जब साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखेंगे तो लिखेंगे एक्वस सॉल्यूशन। अब आपको इसमें पता लगाना होगा कि कौन सा एक्वस, तो हमने अभी NaOH कैसा डाला है पानी में, एक उसमें डिसॉल्व हो रहा है, तो NaOH, इसके आगे इसकी फेज लिखते हैं A, फिर आगे Q, AQ का मतलब होता है एक्वस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात। अब आपको ये कह रहा है कि एसिड और क्या काम करता है, तो हम एसिड की अब थोड़ी सी एक आध प्रॉपर्टीज बताते हैं आपको। कैसी, कि व्हाट विल हैपन व्हेन इट विल बिकम या इट विल रिएक्ट विद द मेटल्स। तो मैंने एक जिंक मेटल लिया है, जिंक मेटल का उससे रिएक्शन करवाया। अब रिएक्शन के बाद में वो कैसा रिएक्शन करेगा, क्या होगा, ये तो सब कुछ प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन होना चाहिए। तो मैंने ये जिंक के ये लिए, देखो ये ऐसा होता है जिंक, ऐसा जिंक होता है ग्रे कलर का, ठीक है ना। तो ये ग्रे कलर का जिंक होता है। इस जिंक के मेटल को हम क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे कि कोई भी एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब को आपको ऐसे बाइंड करना है, इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब होल्डर। अदरवाइज क्या होगा, इट में भी थोड़ा हैजार्डस है ये बॉडी के लिए कि बर्निंग हो सकती है, क्योंकि आप एसिड ले रहे हो अच्छा वाला। तो हमने क्या किया, ये इसमें डाल दिया, ठीक है ना, ये मेटल है और इस मेटल को इसके अंदर डाल दिया। इसमें आपने क्या किया, इसमें हमने डाला एसिड, कौन सा डाला, हम कंसंट्रेट H2SO4 डालेंगे, ठीक है ना। जैसे हमने एसिड डाला है, अब आप देखिएगा इंपॉर्टेंट, ये मैं एसिड डाल रहा हूं, ये बॉडी से दूर रहना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, ये आपकी बॉडी को हार्म पहुंचा सकता है। अब इसमें अंदर गैसेज निकल रही होगी, देखिए आप, ये गैसेज जो है ये हाइड्रोजन गैस है। तो आपके यहाँ जो लिखा है कि व्हाट विल हैपन व्हेन जिंक विल रिएक्ट विद द सल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड डाला है ना, सामने जो इक्वेशन लिखी वो इसी की है कि जिंक जब होगा। अब आप देखिए इसमें हल्का सा देखो विस्परिंग साउंड हो रहा है, दिख भी रहा होगा आपको हल्का सा, ये देखिए उछल रहा है कुछ, ये है गैस, हाइड्रोजन गैस। कोई कलर नहीं दिख रहा है ना इसका, जब कलर नहीं दिखता है तो इसको बोलते हैं हम कलरलेस। अब आपकी बुक में लिखा है कि इसमें से जब हाइड्रोजन गैस निकलती है तो वो कैसा साउंड करती है, वो पॉप का साउंड करती है। ये गैस निकलती हुई दिख रही है, लेकिन आपको ये नहीं दिख रहा है कि इसका कलर क्या है, इसलिए आप कलरलेस बोलेंगे। पर गैस निकल रही है, अभी तो आपको दिख रही है, नहीं दिखती तो क्या करते हैं, ठीक है ना। तो इट मीन्स अब आपको ये पता करना है कि ये हाइड्रोजन ही है, तो उसके बर्निंग कैपेसिटी अच्छी होती है हाइड्रोजन की। तो हम इसको बर्निंग एक मैच स्टिक के यहाँ लेके आएंगे, फिर देखेंगे कि वो किस तरीके के वो आपको मतलब पॉप साउंड आ रहा कि नहीं आ रहा। देखिए मैंने बर्न किया, बर्न करने के बाद सुनना, आया बर्न साउंड। ये जो बर्निंग साउंड पॉप का साउंड कहलाता है, ठीक है ना। ये साउंड जो होता है, देखना फिर से सुनना, देखो 2 बार आ गया है। आप इसको, यही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसीलिए इसको मैं 2-3 बार कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हाइड्रोजन गैस दिखती नहीं, अब देखो दिखना ही बंद हो गया। इट मीन्स आपको फील होना चाहिए कि हाइड्रोजन गैस बन रही, तो वो पॉप का साउंड क्रिएट करेगी। जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन होगी उतना अच्छा उसका साउंड होगा।
देखो अच्छी सी गैस बनी हुई थी तो अच्छा पॉप का साउंड आया। अब वो बनेगी बार बार, देखो इस तरीके से ये सारी देखो एक विस्परिंग की आवाज़ आई है। और ये आपको दिख भी रही होंगे, बबल्स कंटिन्यूस निकल रहे हैं देखिए। और आपको लगभग पता चली गया कि ये देखो इस तरीके की साउंड आती है। और इसकी आवाज़ भी आपको मैंने उसका, ये आपका प्रैक्टिकल जो 10th क्लास में प्रैक्टिकल है, और इस प्रैक्टिकल के लिए अक्सर सीबीएसई पूछता है कि व्हाट विल हैपन व्हेन, देखो वापस देखिए। ओके, अब ये प्रैक्टिकल लगभग खत्म हो गया। अब आप बोलेंगे कि क्या ये इसी के साथ में आएगी? अच्छा, ये कब तक होती रहेगी? जब तक H2SO4 का पावर नहीं होता खत्म। या तो H2SO4 का पावर खत्म हो जाए या फिर जिंक खत्म हो जाए, दोनों में से कुछ भी चीज। अगर ये खत्म हो गया तो फिर अकेला तो रिएक्ट नहीं कर पाएगा, अगर ये खत्म हो गया तो ये अकेला भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, दूसरी बात, दोनों रिएक्ट करके क्या बनाया? हाइड्रोजन गैस बन रही है। ये जो एरो का निशान होता है ना, ये कहता है कि जब गैस बनती है तो उसके आगे लिखते हैं G। इट मींस H2 किस फॉर्म में है? गैस फॉर्म में। दूसरी बात, ऐसा एरो बना रखा है, इसका मतलब इसको ये गैस ऊपर की तरफ निकल रही है, हल्की गैस है ऊपर जा रही है। तो गैस हमेशा सारी गैसों के लिए यही लिखते हैं। दूसरी बात, हमने पहले जिंक लिया था सॉलिड फॉर्म में, इसीलिए यहाँ S लिखा है। सिंबल फॉर्म में लिखते हैं जिंक को Zn, ये सिंबल फॉर्म में 9th में पढ़ा था। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4, ठीक है ना, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, कितनी क्वांटिटी? H2 सल्फर 1 O4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो व्हाट विल हैपन, द मेटल विल रिएक्ट विद द एसिड एंड फॉर्म सॉल्ट। अब सॉल्ट घुला हुआ देखिए इसके अंदर, वाटर में घुला हुआ सॉल्ट ही है, ठीक है ना, नहीं तो नीचे बैठ रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि वो तो वो पीपीटी बन रही है, नहीं, इस वाटर में घुला हुआ है, इसी लिक्विड में घुला है, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ AQ। AQ का मतलब है कि जिंक सल्फेट तो बना है वो एक्वस सॉल्यूशन में, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। ये पूरा रिएक्शन आपकी बुक में लिखा है। कौन सा वाला? ये सेकंड वाला, ये मैं मिटा रहा हूँ बाकी की चीजें, क्योंकि आपको हर चीज क्लियर होनी चाहिए कि क्या चीज हो रही है, क्यों हो रही है, ठीक है ना, क्यों रिएक्शन कैसी हो रही है। अब आपको एक और चीज समझाता हूँ। अगर आप बोलोगे कि नहीं इसके साथ में, क्या ये जिंक के साथ ही देता है? आपने तो लिख रखा है मेटल, बिल्कुल सही। अगर मैं इसकी जगह सोडियम मेटल लेता हूँ तो क्या होगा? सोडियम मेटल लेते हैं तब भी ऐसा ही रिएक्शन करेगा। जैसे Na की जगह मैं ले लूँ सोडियम, और मैं उसके अंदर भी डाल, उसके अंदर H2SO4 डालूंगा तब भी ऐसा ही होगा, ठीक है ना। जैसे मैं अभी डाल के बता देता हूँ। और सोडियम तो इतना रिएक्टिव है, पहले तो ये रिएक्शन लिख देता हूँ मैं। ऐसा होने के बाद में ये बनेगा टू एनर्जी, बैलेंस करना भी जरूरी है ये, ठीक है। ये बनेगा कंप्लीट। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 है और इसकी वैलेंसी 1 है, तो अगर कोष्टक में 1 है तो कोष्टक लिखते हैं नहीं। जैसे हम एल्यूमिनियम सल्फेट लिखते हैं तो क्या से लिखते हैं? Al2SO4 का ट्राइस, पर ये कब आया 3? ये 1 के लिए कभी नहीं आता, 2 के 2 3 4 5 जो भी होगा तब आएगा ये कोष्टक, इसके पहले नहीं आएगा। तो यहाँ तो 1 है इसलिए कोष्टक नहीं आया। ये सिंपल फॉर्मुलेशन है जो 9th में था, ठीक है। अब ये आपने कर दिया।
तो सोडियम के साथ में भी ऐसा ही होगा, कॉपर के साथ में भी ऐसा ही होगा। अगर मैं कॉपर मेटल लेता हूँ और एसिड डालता हूँ तो यहाँ उसका शॉल्ट बन जाएगा और H2 गैस बनेगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल करके बताता हूँ आपको। ठीक है, ये मैं आपको वॉश कर रहा हूँ और कॉपर का भी करके बता रहा हूँ। सोडियम तो इतना रिएक्टिव होता है कि वो जो रिएक्ट करता है ना तो तुरंत वो पानी के साथ भी रिएक्ट करता है, एयर के साथ में भी रिएक्ट करता है। अभी सोडियम के भी मैं रिएक्शन करके बताऊंगा। ठीक है, पहले मैं आपको कॉपर रिएक्शन कर रहा हूँ। ये देखो कॉपर की सील ऐसी होती है, जैसे मैं किसके साथ इसके ऊपर रखते हो, ये हल्की सी जो दिख रही है ये कॉपर की वो है, जो कॉपर के वायर होते हैं ना आपके, उस तरह की ये वो है। इसको बोलते हैं हम कॉपर, मतलब इसको क्या बोलते हैं, हल्की सी टिनिंग या उसकी जो लेयर्स, और ये इस तरीके से रखते हैं हम। दिख रही होगी आपको, आपने कॉपर के घर पे वायर देखे होंगे, सेम तरीके से है। उसी को आपने क्या किया, उन्हें क्रश करके उसको लंबी लंबी, वो आपको जैसे हम डक्टिलिटी की बात करते हैं ना, मेटल की क्वालिटी होती है डक्टिलिटी की, वो उस तरीके से तार बना दिए गए उसके। अब आपको इसमें मैं एसिड डाल रहा हूँ, देखो। ठीक है, अब ये अभी इसकी रिएक्शन थोड़ी सी स्लो होती है, लेकिन हाइड्रोजन गैस जरूर निकलेगी। ठीक है, ये थोड़ी देर में रखता हूँ, उसके बारे में बताता हूँ आपको कैसा है क्या रिएक्शन। जैसे हल्की से निकल रही है, ये देखिए। थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ये अगर रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाएंगे आपको आगे किसी लेसन में, तब बताएंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर नीचे से पाँचों, मतलब जो कॉपर AgAu प्लेटिनम, ये हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव होता है, इसीलिए बहुत धीरे धीरे से बन रही है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर में और अच्छा बनने लगेगा तो मैं और बता दूंगा, पर ये रिएक्ट करके भी ऐसे ही होगी जो हाइड्रोजन गैस देती है। ठीक है, मैं रख रहा हूँ। एक आपको मेरे को एक बताना था कि सोडियम जो पानी से इतना तेज रिएक्ट करता है वो कैसे क्या करेगा। तो सबसे पहले हम इसका भी लिटमस टेस्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम इसको किसमें रखते हैं, देखो आप, इसको हम रखते हैं ऑयल में। ये ऑयल है, ऑयल के अंदर ये इसके वो है, ऑयल को जब निकालेंगे, ये है वॉच ग्लास। ठीक है ना, इसके ऊपर हम इसको रखेंगे, काटेंगे। ठीक है, तो पहले तो मैं इसको निकालूंगा। निकालने के लिए हम इस तरीके से ये यूज़ करते हैं, इसको जैसे सर फोर्क। सोडियम मेटल ऐसी होती है, ये पानी से भी रिएक्ट करती है, एयर से भी रिएक्ट करती है। ठीक है, जैसे मैं आपको काट के बताता हूँ। आपने अब तक पढ़ा होगा कि सोडियम मेटल चाकू की तरह काटा जा सकता है। एकमात्र मेटल जो इतनी सॉफ्ट होती है कि चाकू की तरह कट जाती है। देखिए, ये मैंने इसको इससे निकाला क्योंकि हाथ में भी होगी तो भी रिएक्ट करेगी। ठीक है ना, तो मैंने इसको पहले तो यहाँ रखा, फिर मैं आपको उसको कट करके बताता हूँ कि कट कैसे होता है। ये हमारे पास है स्पेकुला। ठीक है ना, जैसे चाकू जैसे दिख रहा है। ठीक है ना, अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर काट के बताया कि आपको ये किस तरीके से कट होती है। ये मैंने सोडियम मेटल ली जो कि केरोसिन में डूबी हुई थी, पानी में रखते नहीं है। पानी में रखने पे क्या होता है, ये रिएक्ट करती है। रिएक्ट करने के बाद में अब मैं आपसे कट करके बताता हूँ। पानी से, एयर से, आपकी बॉडी से, सबसे रिएक्ट करती है। देखो इस तरीके से, जैसे पनीर कटता है ना, ऐसे कटेगा, देगा। कट गया है। देखो इसकी फ्रेशली जो कटिंग वाली जो है सरफेस कैसी चमकदार दिख रही है। अब मैं हाथ क्यों नहीं लगा सकता, क्योंकि ये मेरा हाथ से भी रिएक्ट करेगा। तो आपको तो बस ये देखना है कि ये देखो कैसी दिख रही है, एकदम फ्रेश कटिंग जो होती है वो कैसी दिख रही है, इसकी चमकदार दिख रही है। इसको बोलते हैं लस्ट्रस, जो मेटल का नेचर ही होता है। जैसे और भी काटो ना तो ऐसे कट जाएगी। देखो कट गया।
ठीक है ना। ये जो फ्रेश सरफेस होती है वो इसी तरीके से कटिंग में इस तरीके से आपको शाइनिंग दिखेगी। और काटना चाहो तो और कट जाएगी, जैसे मैं इसको और काट रहा हूँ, ये देखो और कट गई, ठीक है ना। जैसे मैं आपको ये बता ही रहा हूँ, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए। अब मैं आपको क्या करूँगा, इसको मैं रिएक्ट करवाऊँगा पानी से। क्यों कराऊँगा, बाकी चीज़ तो मैं वापस डाल देता हूँ ना, क्योंकि कट कर दिए, कट करने के बाद में अब हमको ये इसको देखना है कि पानी से कैसे रिएक्ट करता है। इसके रिएक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पानी में डालेंगे। तो इसके लिए पहले तो इसके पीसेस कर देता हूँ, ताकि ये इजीली आपको दिखाई दे कि ये किस तरीके से रिएक्ट करता है, ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा इतना बर्निंग होता है कि इसको मतलब दूर से ही काम करना होता है, ठीक है ना। देखिए, अब मैं इसमें पानी डालूंगा, पानी डालने के बाद आप ये देखेंगे कि ये कैसे रिएक्ट करता है। इसीलिए मैं पानी भी दूर से ही डालूंगा, क्योंकि हो सकता है ये बर्न भी हो जाए, जलने लगे। ये हाइड्रोजन जल रहा है, देखा किस तरीके से पूरा पानी गर्म हो गया है, ठीक है ना। अब मैं इसमें दूसरा पीस डालता हूँ, क्योंकि अभी तक तो पानी गर्म ही हुआ है, अभी आग भी लगेगी, देखिएगा। ये हाइड्रोजन गैस थी, ये देखिए। अब ये पूरी बर्न हो गई है, बर्न होने के बाद में एक लिक्विड बना है। ये लिक्विड क्या है, इसका पूरा टेस्ट किया जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका पीएच टेस्ट करेंगे। पीएच कितना है इसका मेजर कैसे करेंगे, उसके लिए काम आएगा आपका पीएच पेपर, ठीक है। ये पूरा गर्म हो गया है, ठीक है, गर्म हो गया तो अब करना तो है ये। मैंने इसको आराम से सावधानी से रखा है। क्यों, गिर जाएगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी। अब मैं इसका किससे करूँगा, तो इसके लिए मेरे पास दो तरीके हैं, लेकिन मैं लिटमस पेपर ये वाला यूज़ करता हूँ। कौन सा, यूनिवर्सल। क्योंकि अगर ये एसिड होगा तो एसिड क्या करता है, ब्लू को रेड करता है ना, ब्लू को रेड करता है। अगर मैं रेड ले आऊँगा, एसिड होगा और मैं रेड ले आऊँगा तो कोई इफेक्ट ही नहीं है। अगर मैं बेस क्या करता है, रेड को ब्लू करता है। अगर मैं ब्लू ले जाऊंगा और बेस होगा तो कोई इफेक्ट ही नहीं है। इससे अच्छा है कि मैं ऐसा लिटमस पेपर ले जाऊं जो दोनों में इफेक्ट करता हो। तो मैं डिप करूंगा, देखना मैं डिप कर रहा हूँ, ये देखिए। आपको दिख रहा होगा, वैसे नहीं दिख रहा होगा तो मैं पास ले आता हूँ। ये क्या हो रहा है, ये ब्लू, ये जो पानी जो बना है इसको मैंने डिप किया तो ये इस तरीके से कलर आया। इसका मतलब मैंने क्या माना, इसका मतलब ये माना कि मैंने कि इसका जो ये है बेसिक नेचर, और फिर कंपेयर करवाया मैंने ये कितना बड़ा बेसिक है, तो उस अकॉर्डिंग देखा तो ये देखो अच्छा वाला एसिड बेस दिख रहा है, बहुत ही अच्छा वाला बेस दिख रहा है, ठीक है। तो ये सब प्रैक्टिकल्स क्या है, ये आपको ये बताने के लिए कि एसिड क्या है, बेस क्या है, ठीक है। तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि लिटमस का क्या यूज़ होता है। हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर कैसे डिसाइड करते हैं। देखो अभी यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन गई तो सफोकेशन होने लगा। अब फैन चलाने से क्या होगा, ये थोड़ा सा बाहर जाएगा, अदरवाइज क्या होगा, ये आपकी बॉडी के लिए हेजार्डस है, ठीक है। अब एक और चीज़ है, इसको बोलते हैं हम टाइट्रेशन। टाइट्रेशन क्या होता है, एसिड बेस टाइट्रेशन। इसमें आप क्या करते हो, एक तो एसिड लेते हैं और दूसरा बेस लेते हैं। पर ये क्या चीज़ है, ये फिनोल्फेरिन इंडिकेटर है। आपकी बुक में साफ साफ लिखा है कि इंडिकेटर क्या करता है,
इंडिकेटर इंडिकेट करता है कि यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो इसकी तो 1-2 ड्रॉप्स ही काफ़ी है, और ये इंडिकेट करेगा किसके लिए, एसिड और बेस के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर मान लो एक आपको ये इंडिकेटर ऐसा ये भी था, इसको भी करके बताऊँ आपको कैसे होता है। देखिए इसका क्या करते हैं कि हम जैसे मान लो मैंने 2 चीज़ यूज़ की, इसका मैंने 2 ड्रॉप डाला, देखो मैं अलग अलग जगह ड्रॉप डाल रहा हूँ ना, 2 जगह मैंने ड्रॉप डाला, इस पर थोड़ा सा बेसिक कुछ मटेरियल लग गया। ये ऐसा कैसे है, देखिए अब मैंने ये इस चीज़ को रिजेक्ट क्यों किया है। देखो मैंने ड्रॉप डालते ही इसमें से जो देखो कुछ कुछ ब्लू कलर की चीज़ें दिखने लगी है, ऐसी ब्लू नहीं दिखनी चाहिए थी। क्यों, क्योंकि फिर आप इसके अंदर, इसका मतलब ये प्योरली वो न्यूट्रल नहीं है ये पेपर, इसके अंदर कुछ मटेरियल बेस के मौजूद है, इसी कारण से ऐसा हो गया। अदरवाइज एकदम ये कैसा होना चाहिए था, जैसे मैं लेटेस्ट एकदम लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पे कुछ चीज़ें किसी गिर गई हो, जैसे मैं लेटेस्ट लेता हूँ, इसमें आपको ऐसा नहीं दिखेगा। देखिए यहाँ मैंने 2 चीज़ ली, अब आप देखिए इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, इसीलिए आपको ऐसा दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे एक बार एसिड डालूंगा और एक बार बेस डालूंगा। देखिए इसमें मैंने एसिड डाला, ये देखिए एसिड डालते ही पूरा वो इंडिकेटर ने ये बताया कि ये एसिड है, इसीलिए ऐसा रेड हो गया। इस रेड कलर को इससे मेजर करेंगे आप, इसमें जो स्केल है ना वहाँ देख के बताएंगे कि इसका पीएच कितना है। इसी तरीके से अगर मैं बेस लूँ और बेस को भी इसी तरीके से यहाँ डालूँ, ठीक है, जैसे यहाँ डाला, ये देखिए जैसे बेस डाला और बेस जहाँ जहाँ गिरा वहीं वहीं इफेक्ट हुआ। इसके अलावा देखो येलो कलर येलो ही है अभी भी, ठीक है, इट मीन्स ये इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ पे फिर अपन वही देखते हैं कि कितना ब्लू है, उस अकॉर्डिंग उसको कंपेयर करके उसका पीएच देखेंगे। तो इस तरीके से अपन यूनिवर्सल इंडिकेटर से यूनिवर्सल पेपर का यूज़ किया। ये मैं आपको बहुत से तरीके से बता रहा हूँ कि किस तरीके से करते हैं। अभी इसी तरीके से एक और इंडिकेटर है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है फिनोल्फ्थेलिन। ये क्या काम करेगा, ये भी तो वही काम करेगा कि मतलब कि जैसे मैं करके बताता हूँ। अब मैं ये डाल के बताता हूँ कि एक टेस्ट ट्यूब में, ये जैसे एक टेस्ट ट्यूब ली मैंने, इस टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या डाला, एसिड डाला, कुछ थोड़ा सा एसिड डाल लो, ये मैंने एसिड डाल दिया थोड़ा सा, ठीक है। अब एसिड में आपने मतलब कुछ चीज़ मिलाते हैं, ये मिलाया मैंने फिनोल्फ्थेलिन इसमें, तो हल्का सा ये देखो कैसा हो गया है, ये मैंने एसिड मिलाया था, एसिड में फिनोल्फ्थेलिन मिलाया। अब ये फिनोल्फ्थेलिन पिंक कलर का होना चाहिए था, लेकिन एसिड में उसका प्रभाव नहीं दिखता है। कब दिखेगा, जब इसके संपर्क में बेस आता है, मतलब बेस के साथ में फिनोल्फ्थेलिन पिंक कलर देता है, ठीक है। जैसे मान लो ये देखिए पिंक कलर, पर ये पिंक कलर गायब हो गया, देखो क्यों, क्योंकि बेस को वहाँ पे मौजूद एसिड ने क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। जब तक बेस था तब तक पिंक कलर था, ठीक है। जैसे ये देखिए बेस दिख रहा है आपको, ये पिंक कलर ही बताता है कि यहाँ फिनोल्फ्थेलिन है, ये देखिए। और ये कब दिखाई देगा, जब बेस की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी एसिड से। ये देखिए अब ये दिख रहा है, लेकिन ये देखो एसिड ने ख़त्म कर दिया उसको। ये इंडिकेटर कैसे क्या काम करते हैं, पीएच कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये देखो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है। न्यूट्रल क्या है, एसिड और बेस आपस में मिलकर सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अब एक ऐसी एक ऐसा एंड पॉइंट आएगा जब सारा एसिड उस बेस से न्यूट्रल हो जाएगा। देखो आप देखना साल्ट भी बन रहा है, एक्वस है साल्ट, देखो अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब है अभी तक एसिड है। अगर होता तो अभी अपना वो प्रभाव दिखा देता वो।
ये देखिए एसिड और बेस, इसको बोलते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन। तो कितना ज़्यादा एसिड है तो इतना बेस ज़रूरत पड़ गई है इसका। हालांकि ये आप 11th में आओगे तो एसिड बेस टाइट्रेशन पूरा बताया जाएगा। अब देखो ये लगभग कलर देर से गायब हो रहा है, इसका मतलब अब आने वाला है, मतलब लगभग वो न्यूट्रल होने वाला है। जैसे ही पिंक हो जाए समझ लेना कि वो बस, अब देखना एक पॉइंट से आ जाएगा। ये देखो, ये देखो, इसका मतलब अभी भी एसिड है थोड़ा सा। ये देखिए ये आ गया, ये देखो लगभग पिंक होने वाला। अब कितना भी हिलाओ तो भी नहीं जा रहा। ये देखो इसको बोलते हैं रूबी पिंक। हल्का सा एक और पॉइंट मिला देते हैं। ये देखो इसको बोलते हैं रूबी पिंक। ऐसा रूबी पिंक आया, इसका मतलब है कि जितना एसिड था उसको बेस ने कंप्लीट कर दिया है। ये देखिए कैसे पता चलेगा ये रूबी पिंक है, आप कंपेयर करो ना इससे। पीछे वाइट बेस लगाओगे तो रूबी पिंक नज़र आएगा ऐसा। इसका मतलब जितना एसिड था उतना बेस आया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई, लेकिन इंडिकेटर जो फिनोल्फथेलिन था उसने अपना प्रभाव दिखाया। इसका मतलब इसमें थोड़ा सा बेस ज़्यादा हो गया है। बेस में ही इंडिकेटर फिनोल्फथेलिन अपना पिंक कलर देता है। ठीक है ना, मतलब ये फिनोल्फथेलिन क्या काम आ रहा था इसके बारे में आपको ये रिएक्शन करवाई। तो आपकी 2-3 चीज़ कंप्लीट हो गई। ठीक है।